Hello students, good morning all of you. Welcome to online classes in Gayatri School Aranya. In the last part, we shall read about factual description. Today we shall read about factual description on a postman. पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति पर, पर्सन का मतलब क्या है, व्यक्ति पर हम फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। पर्सन पर, प्लेसेस पर पहले पढ़ा हमने, आज हम पर्सन पर पढ़ रहे हैं। किसी पर्सन पर लिखते हैं, मान लीजिए ये पोस्टमैन है, मतलब पोस्टमैन पर कोई फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ गया कि 100 वर्ड्स में आता है। इसकी जो वर्ड लिमिट है वो कितनी है, 100 वर्ड्स है। 100 वर्ड्स में आप लिखिए तो किस प्रकार से हम लिखेंगे कि पोस्टमैन के वर्क्स क्या क्या हैं, जनता के लिए मतलब पब्लिक के लिए कैसा होता है, यूजफुल है। तो ये सब बातें हम इसमें ए पोस्टमैन में पढ़ेंगे। ए पोस्टमैन, इसका टॉपिक यही है, ये पर्सन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पर्सन से रिलेटेड है। तो पर्सन से रिलेटेड है ये, और इसको हम पढ़ेंगे कि एक जो पोस्टमैन है वो किस प्रकार से, इसमें लिख सकते हो आप, ये पेन, पोस्टमैन में ए पोस्टमैन इज, लिख सकते हो इसमें, ए पोस्टमैन इज वेरी important person for public. A postman is very important person for public, मतलब पोस्टमैन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, पर्सन होता है। किसके लिए, पब्लिक के लिए, मतलब जनता के लिए। आगे लिख सकते हो, ही इज ए सर्वेंट फॉर पब्लिक, मतलब जनता के लिए वो एक प्रकार से सर्वेंट होता है, मतलब जनता की सेवा करने वाला होता है, सर्वेंट होता है। तो ही किसके लिए आ रहा है, यहाँ पर आपको पता है ही आ रहा है, पोस्टमैन के लिए आ रहा है। तो ही इज ए सर्वेंट फॉर पब्लिक, मतलब सर्वेंट है, एक प्रकार से सर्वेंट है पब्लिक के लिए। इसके बाद में आप उसकी यूनिफॉर्म का वर्णन कर सकते हो। हिज यूनिफॉर्म इज खाकी है तो खाकी लिख दीजिए, ऐसे कि ऐसे, हिज यूनिफॉर्म इज खाकी, मतलब उसकी यूनिफॉर्म कैसी होती है, खाकी होती है। आप वर्णन कर रहे हो व्यक्ति का, तो उसकी जो पोशाक है, ड्रेस है, उसका भी विवरण यहाँ पर, यूनिफॉर्म का विवरण दे दिया कि हिज यूनिफॉर्म इज खाकी। ही ब्रिंग्स लेटर्स, मतलब वह पत्र लाता है। ब्रिंग का मतलब लाना, वह पत्र लाता है। तो ही ब्रिंग्स लेटर्स एंड पार्सल्स फॉर अस, मतलब वह हमारे लिए क्या करता है, लेटर लाता है और पार्सल करता है। हमारा जो भी कोई पत्र है वो लाता है, घर पहुंचाता है। एंड पार्सल्स फॉर अस, और पार्सल करता है हमारा जो दिया हुआ है उसको। पार्सल अस, इसमें थोड़ा सा ये और जोड़ दीजिए, एंड डिलीवर्स देम, और उन्हें डिलीवर करता है, पहुंचाता है, और उन्हें डिलीवर करता है, पहुंचाता है। तो डिलीवर भी करता है, ये इसका वर्क हो गया। आगे लिखिए, ही कैरीज
ए लेदर बैग, ही कैरीज ए लेदर बैग, मतलब वो एक लेदर का बैग लेकर के आता है, लेदर का बैग लाता है। तो ही कैरीज ए लेदर बैग। इसके बाद में देखिए आगे, दिस लेदर बैग कंटेन्स, दिस लेदर बैग कंटेन्स letters, contains letters, parcels, letters, parcels and packets। मतलब उसके पास में एक लेदर का बैग होता है। क्या होता है? लेदर का बैग होता है, जिसमें वो लेटर, पार्सल वगैरह आदि क्या है उसमें होते हैं लेदर के बैग में। तो देखिए दोबारा समझ लीजिए इसको समझने के लिए। एक पोस्टमैन, मतलब जिसको क्या बोलते हैं आप अपनी भाषा में, जो डाकिया होता है हिंदी भाषा में, पोस्टमैन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है फॉर पब्लिक, मतलब जनता के लिए। ही इज ए सर्वेंट फॉर पब्लिक, वह जनता का एक सेवक होता है। हिज यूनिफॉर्म इज खाकी, मतलब उसकी जो यूनिफॉर्म है वो कैसी होती है? खाकी होती है। ही ब्रिंग्स लेटर्स, मतलब वह पत्र लाता है। एंड पार्सल्स, और पार्सल करता है। फॉर अस, हमारे लिए। एंड डिलीवर्स देम, और उन्हें पहुंचाता है, डिलीवर करता है। ही कैरीज ए लेदर बैग, ही कैरीज, कैरीज मत करना इसमें आप कैरीज कर लीजिए। ही कैरीज ए लेदर बैग, मतलब कैरी का मतलब होता है ले जाना, तो कैरी कर लीजिए। ही कैरीज ए लेदर बैग, मतलब वह लेदर बैग ले जाता है। दिस लेदर बैग कंटेन्स लेटर्स, और इस जो लेदर बैग है इसमें लेटर, पार्सल और पैकेट आदि होते हैं। आगे देखिए और क्या क्या करता है इसमें। ही साइकिल्स, अब देखिए ये वर्ड का मतलब है ही साइकिल्स, मतलब वह साइकिल चलाता है। ही साइकिल्स डोर टू डोर, ही साइकिल्स डोर टू डिलीवर मेल, टू डिलीवर मेल, मतलब मेल पहुंचाने के लिए वो साइकिल चलाता है, डोर टू डोर चलाता है। He has to go out, he has to go out on his work। सेंटेंस का मतलब है कि उसे अपने कार्य के लिए, he has to go out on his work, मतलब उसे अपने कार्य के लिए बाहर जाना होता है। Whether it rains and shines, मतलब चाहे बरसात होती हो या फिर गर्मी हो या कोल्ड भी लिख सकते हो आगे आप हो, तो उसे क्या है अपने कार्य पर बाहर जाना ही होता है। मतलब कंपलसरी होता है लेटर को पहुंचाना, ईमेल आती है उनको पहुंचाना, जो भी लेटर है उनको डिलीवर करना है या डोर टू डोर पहुंचाना, उसको टाइमली जरूरी होता है। इसलिए लिखा है कि ही हैज़ टू गो आउट, मतलब उससे बाहर जाना पड़ता है। ऑन हिज वर्क, अपने कार्य पर। वेदर इट रेन्स, मतलब चाहे क्या हो, बरसात होती हो। एंड साइंस, और चाहे क्या हो, चमक हो, मतलब धूप की जो चमक गर्मी होती है, यहाँ इसके लिए आ रहा है साइंस वर्ड। इसके बारे में लिख सकते हो आप, ही इज ए वेरी ब्यूजी पर्सन। ही इज ए वेरी ब्यूजी पर्सन, मतलब वो व्यस्त व्यक्ति होता है, बहुत ही व्यस्त व्यक्ति होता है। ही गेट्स ए, आगे लिख सकते हो इसमें मार्ज, MEARGE, मार्ज सैलरी
ही गेट्स ए मर्ज सैलरी, बस इतना ही। ही गेट्स ए मर्ज सैलरी मतलब उसे बहुत ही कम मात्रा में सैलरी मिलती है, बहुत कम सैलरी मिलती है। आगे लिख सकते हो फ्रॉम दिस सैलरी, फ्रॉम दिस सैलरी ही कैंट या कैन नॉट कर सकते हो, ही कैन नॉट, फ्रॉम दिस सैलरी ही कैन नॉट लाइव हिज, फ्रॉम दिस सैलरी ही कैन नॉट लाइव, लाइव को छोड़ दीजिए आप, चलो दूसरा वर्ड जोड़ देता हूं। फ्रॉम दिस सैलरी मतलब अपनी इस सैलरी से, ही कैन नॉट, ही कैन नॉट एक्सपेंस, एक्सपेंस जोड़ दीजिए, ही कैन नॉट एक्सपेंस मतलब इस सैलरी से वो क्या नहीं कर सकता है, अपना खर्चा नहीं कर सकता है, मतलब अपना जो पूरा खर्चा है एक्सपेंस है वो नहीं कर सकता है। कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, एक्सपेंस नहीं कर सकता है, मतलब खर्च है वो ठीक ठाक प्रकार से नहीं कर सकता है। ओके, फुल स्टॉप। आगे चलिए। ही एक्सपेक्ट्स someone from us, he expects someone from us on festivals, especially दीपावली एंड होली मतलब वह कुछ उम्मीद रखता है, उम्मीद करता है, कुछ उम्मीद करता है त्योहारों पर, जैसे कि विशेष रूप से होली दिवाली पर हमारे से कुछ लेने की उम्मीद, पैसे वगैरह हैं, इनाम है, वो कुछ लेने की मतलब उम्मीद रखता है, ऐसे एक्सपेक्ट करता है, आशा रखता है जो पोस्टमैन होता है। तो जो भी फेस्टिवल्स का मतलब जो त्योहार हैं, स्पेशली होली एंड दिवाली। आगे देखिए, ऊपर लिख देता हूं, लिखिए आगे, देर आर सम पोस्टमैन, देर आर सम पोस्टमैन हु आर नॉट dutiful, who are not dutiful, and they देखिए, देर आर सम पोस्टमैन बहुवचन है ये पोस्टमैन का, कुछ मतलब पोस्टमैन बहुत सारे हैं जो हु आर नॉट ड्यूटीफुल, एंड दे सर्क दियर वर्क, दे सर्क दियर वर्क। देखिए, कुछ ऐसे पोस्टमैन होते हैं जो ड्यूटीफुल मतलब अपने जो ड्यूटी के प्रति हैं वो समर्पित नहीं होते, अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, अपने वर्क के प्रति समर्पण नहीं की भावना नहीं रखते, ऐसे कुछ पोस्टमैन भी हैं। तो आगे आप लिख सकते हो इसमें, पोस्टमैन इज वेरी यूजफुल फॉर अस। बस ये 100 वर्ड्स हो गए आपके। पोस्टमैन है बहुत ही यूजफुल होता है फॉर अस, हमारे लिए। तो ये आपका जो पोस्टमैन पर 100 वर्ड्स में लिखा है, बिल्कुल इजी भाषा में लिखा है, इसको याद कर लेना आप। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं आपको, समझ लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर समझाता हूं आपको।
नोट कर लो, इसको उतार लो, फिर इसको रिवाइज करता हूं, मैं समझाता हूं आपको। उतार लिया, नोट कर लिया होगा, समझ लीजिए पहले इसको एक बार। देखिए यहां तक बता दिया था मैंने, ही इज ए वेरी बिजी पर्सन, मतलब वह बहुत ही क्या है, व्यस्त व्यक्ति रहता है। ही गेट्स ए मर्ज सैलरी, मतलब वह तुलनात्मक सैलरी पाता है, बहुत ही कम सैलरी पाता है। फ्रॉम दिस सैलरी ही कैन नॉट एक्सपेंस, मतलब वह इस सैलरी से अपना एक्सपेंस खर्चा नहीं चला सकता। ही एक्सपेक्ट सम वन, वह किसी व्यक्ति से आशा रखता है। फ्रॉम अस, मतलब हमारे से, ऑन फेस्टिवल्स, त्योहारों पर, स्पेशली दीपावली एंड होली, विशेषकर दीपावली होली पर। देर आर सम पोस्टमैन, कुछ ऐसे पोस्टमैन हैं, हु आर नॉट ड्यूटीफुल, जो अपने कार्य, जो कर्तव्यनिष्ठ नहीं हैं। एंड द श्रीक दियर वर्क, और अपने कार्य के प्रति सेवा की भावना नहीं रखते। पोस्टमैन इज वेरी यूजफुल फॉर अस, बहुत ही उपयोगी होता है जो पोस्टमैन है वो हमारे लिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उतार लीजिए एक बार, इसको देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम। लिख लीजिए आप, हेडिंग डाल लीजिए, मॉर्निंग असेंबली इन माई स्कूल। मॉर्निंग असेंबली इन माई स्कूल। हेडिंग डालिए, मॉर्निंग मॉर्निंग असेंबली इन माई स्कूल। मॉर्निंग असेंबली इन माई स्कूल, यह है अपना दूसरा टॉपिक जो हमने लिया है, मॉर्निंग असेंबली ऑफ माई, या इन माई स्कूल लिख सकते हो। मॉर्निंग असेंबली इन माई स्कूल मतलब मेरे विद्यालय में जो प्रार्थना सभा है, या इनकी जगह आप एग्जाम में ऑफ भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ऑफ कर सकते हो, लेकिन इन्हीं रख लीजिए आप। मतलब मेरी स्कूल में जो प्रार्थना सभा है वो किस प्रकार से होती है, तो ये टॉपिक अपना मॉर्निंग, MORNING सही है, मॉर्निंग असेंबली इन माई स्कूल, कैपिटल लेटर में लिखना है। हेडिंग डालिए ये कि मेरे विद्यालय में जो प्रार्थना सभा है, असेंबली का मतलब क्या है? प्रार्थना सभा है यहाँ पर, तो मेरे विद्यालय की जो प्रार्थना सभा है उसके बारे में कुछ शॉर्ट डिटेल्स देनी है आपको 100 वर्ड्स में। किस प्रकार से दोगे, तो अभी लिखते हैं, उतार लीजिए इसको, हेडिंग डालिए। लिखो इसमें, द मॉर्निंग असेंबली, द
मॉर्निंग असेंबली ऑफ माई स्कूल, द मॉर्निंग असेंबली ऑफ माई स्कूल इज अट्रैक्टिव, इज अट्रैक्टिव, ट्यूनफुल एंड इंस्ट्रक्टिव। फुल स्टॉप। देखिए वाक्यांश को समझिए आप, इसको, इस वाक्य को, जो सेंटेंस है, द मॉर्निंग असेंबली ऑफ माई स्कूल, मतलब द मॉर्निंग असेंबली ऑफ माई स्कूल मतलब मेरे जो विद्यालय की जो सुबह की जो प्रेयर होती है, असेंबली होती है, इज अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित करने वाली, ट्यूनफुल अच्छी स्वर वाली, एंड इंस्ट्रक्टिव और निर्देशन वाली होती है, मतलब निर्देश देने वाली होती है। निर्देश इंस्ट्रक्टिव भी होता है, मतलब वहाँ पर निर्देश वगैरह दिया जाता है, इंस्ट्रक्टिव का मतलब, और अट्रैक्टिव भी आ गया, जो लोगों को आकर्षित, जो स्टूडेंट्स हैं एंड जो पीपुल्स हैं उनको अट्रैक्टिव करने वाली है, एंड ट्यूनफुल है, और कैसे है, स्वर अच्छे स्वर से होती है, मतलब जिसको बोल सकते हो, और इंस्ट्रक्टिव है। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, इट कमेंसेज, अर्थ निकालिए इसका। आप देखें ये वर्ड पहले भी आ चुका है, इट कमेंसेज इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रिंसिपल इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर्स। देखिए बहुत ही अच्छी लाइन है ये। इट कमेंसेज मतलब इसका आयोजन होता है या कराई जाती है, जिसको बोलते हो आप। कमेंस का मतलब आयोजित होना, शुरुआत करना, इसको क्या बोलेंगे, कमेंस। तो इट कमेंसेज इन द पर्सन प्रेजेंस है, सॉरी, इट कमेंसेज इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रिंसिपल एंड टीचर्स, मतलब इसका आयोजन जो प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक हैं और अध्यापकों के सामने होता है। तो ये लाइन आ गई, कमेंसेज का अर्थ बता दिया, आयोजित करना, शुरुआत करना, इसको कमेंस बोलेंगे हम, कमेंसेज। इसके बाद में देखिए द फिजिकल टीचर कमांड्स, द फिजिकल टीचर कमांड्स द स्टूडेंट्स, मतलब जिसको बोलते हो आप, जो फिजिकल टीचर है, जो शारीरिक अध्यापक है, वो क्या करता है, कमांड्स मतलब आदेश देता है। कमांड्स का मतलब क्या है, आदेश देता है। तो स्टूडेंट्स किसको देता है, स्टूडेंट्स को आदेश देता है। प्रेयर में जो असेंबली होती है तो फिजिकल टीचर कमांड करता है, आदेश देता है, स्टूडेंट्स को आदेश देता है। आगे देखिए क्या क्या होता है प्रेयर में, द स्टूडेंट्स sit in straight row. The students sit in straight rows. ऐसा लगाना क्योंकि बहुवचन में बनाना पड़ेगा। देखिए अर्थ निकालिए इसका, द स्टूडेंट्स सिट इन स्ट्रेट रोज मतलब विद्यार्थी हैं वो सीधी पंक्तियों में बैठते हैं, मतलब सीधी लाइन बना करके बैठते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, लिखना जरूरी होता है क्योंकि आप मॉर्निंग असेंबली के बारे में लिख रहे हो। तो द स्टूडेंट्स सिट इन स्ट्रेट रोज मतलब जो विद्यार्थी हैं वो स्ट्रेट रोज में बैठते हैं, सीधी पंक्तियों में बैठते हैं। नेक्स्ट देखिए,
सिंगर स्टूडेंट्स सिट ऑन द स्टेज। और जो प्रार्थना बोलने वाले, सिंगर का मतलब क्या है यहाँ पर, जो प्रार्थना करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, सिट ऑन द स्टेज, कहाँ बैठते हैं, स्टेज पर बैठते हैं, मतलब मंच पर बैठते हैं। तो जो प्रेयर करने वाले हैं वो कहाँ पर बैठते हैं, सिट ऑन द स्टेज मतलब मंच पर बैठते हैं। नेक्स्ट देखिए, म्यूजिशियन स्टूडेंट्स, म्यूजिशियन स्टूडेंट्स और जो संगीत से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, ऑल्सो सिट ऑन द स्टेज, ऑल्सो सिट ऑन द स्टेज with their instruments, with their instruments, ये है यहां पर ये। तो म्यूजिशियन मतलब जो संगीत गाने बजाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी स्टेज पर ही बैठते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को साथ में लेकर के, मतलब अपने जो उपकरण हैं गाने बजाने के, ढोलक जो भी है आदि को, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी सारंगी वगैरह या जो भी अदर जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो काम में लिए जाते हैं, उपकरण हैं, वो अपने साथ में लेकर के स्टेज पर बैठते हैं, मंच पर बैठते हैं। यह भी मोस्टली लाइन है, द प्रेयर इज संग, द प्रेयर इज संग melodiously the prayer is sung melodiously and tunefully और फुल स्टॉप, ये मोस्टली लाइन है। और प्रार्थना है वो बिल्कुल स्वर रूपी तरीके से और एकांत भाव से में, मतलब बिल्कुल जहां पर क्या हो, बिल्कुल शांति हो उस क्षेत्र में, और बिल्कुल ट्यूनफुली मतलब स्वर देने वाली, मतलब स्वर रूपी तरीके से गाई जाती है। संग यहां पर थर्ड फॉर्म है तो गाई जाती है। आगे देखिए, इसके बारे में जो भी एक्टिविटी होती है वो लिख दीजिए। देन द न्यूज़पेपर, देन द न्यूज़पेपर, देन द न्यूज़पेपर, इसके बाद में न्यूज़पेपर रीडिंग, रीडिंग टेक प्लेसेज, टेक प्लेसेज, इसके बाद में न्यूज़पेपर पढ़ने का आदि का कार्य होता है, न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। इसके बाद में लिखिए एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, एवरी डे ए डिफरेंट स्टूडेंट, एवरी डे ए डिफरेंट स्टूडेंट मतलब प्रत्येक दिन अलग अलग विद्यार्थी, रीड्स द न्यूज आइटम्स, रीड्स द न्यूज आइटम्स मतलब जो भी न्यूज की विषय वस्तु है, खबर है, वो अलग अलग विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि रोजाना एक ही विद्यार्थी पढ़ता है, अलग अलग विद्यार्थी न्यूज पढ़ते हैं। इसके बाद में देखिए 5 क्वेश्चंस ऑफ
जनरल अवेयरनेस। 5 क्वेश्चंस ऑफ जनरल अवेयरनेस आर डिक्टेटेड टू द स्टूडेंट्स। आगे लिख लीजिए, आर डिक्टेटेड टू द स्टूडेंट्स, आर डिक्टेटेड, DICTATED, डिक्टेटेड टू द स्टूडेंट्स। यहां ऊपर लिख देता हूं मैं थोड़ा, डिक्टेटेड टू द स्टूडेंट्स। मतलब 5 क्वेश्चन विद्यार्थियों को दिए जाते हैं जनरल अवेयरनेस से। समझ गए? जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन हैं, वो विद्यार्थियों को समर्पित किए जाते हैं या दिए जाते हैं। रोजाना के 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जीके वगैरह है जो, मतलब जनरल सामान्य जो जागरूकता संबंधी क्वेश्चन है, अवेयरनेस का मतलब ऐसे क्वेश्चन किसको दिए जाते हैं? विद्यार्थियों को 5 क्वेश्चन डेली दिए जाते हैं। इसके बारे में लिखिए, आफ्टर दैट मतलब इसके बाद क्या होता है? देखिए, फिजिकल एक्सरसाइजेज, आफ्टर दैट फिजिकल एक्सरसाइजेज आर practiced by the स्टूडेंट्स। इसके बाद में क्या है? जो शारीरिक जो प्रतिक्रियाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, एक्सरसाइज, शारीरिक अभ्यास कराया जाता है। कौन करते हैं? स्टूडेंट्स को क्या करवाया जाता है? शारीरिक अभ्यास कराया जाता है। इसके बाद में आप ये लिख सकते हो, आवर स्कूल्स मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग यहां नहीं आएगा, आवर स्कूल्स मॉर्निंग असेंबली लिखिए आप, आवर स्कूल्स मॉर्निंग असेंबली इज वेरी चार्मिंग। ये लास्ट लाइन है आपकी। हमारी जो मॉर्निंग असेंबली होती है विद्यालय की, जो प्रार्थना सभा होती है, वो कैसे होती है? इज वेरी चार्मिंग मतलब बहुत ही आकर्षक, अट्रैक्टिवली होती है, आकर्षित करने वाली होती है। और ये आपकी मॉर्निंग असेंबली की जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है वो तैयार है। उतार लीजिए एक बार, लिख लीजिए। हिंदी अनुवाद मैंने बताई दिया आपको। उतार लो इसको, फिर समझाता हूं एक बार। उतार लिया। अब देखिए थर्ड टॉपिक पर चलते हैं हम। हेडिंग डालिए आप, एन इंडियन फार्मर, पर्सन से रिलेटेड ही है। एन इंडियन फार्मर, हेडिंग डालिए आप, एन इंडियन फार्मर, एक भारतीय कृषक या किसान।
लिखिए एन इंडियन पर्सन से रिलेटेड है ये, एन इंडियन फार्मर मतलब एक भारतीय कृषक या भारतीय किसान। तो इस पर आपको एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन देना है भारतीय किसान पर, एन इंडियन फार्मर मतलब एक भारतीय कृषक, भारतीय किसान। तो देखिए लिखिए इसमें, ए फार्मर इज द बैकबोन ऑफ, ए फार्मर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अर्थ भी समझते जाइए आप साथ के साथ इसका। ए फार्मर इज द बैकबोन मतलब एक कृषक होता है, बैकबोन जानते होंगे आप, रीढ़ की हड्डी होती है जिसको बोलते हैं। तो ए फार्मर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। तो फर्स्ट लाइन ही आपको ऐसी अट्रैक्टिव लाइन लिखनी है जिससे एग्जामिनर क्या है आकर्षित हो पढ़ करके। तो क्या लिखा आपने, ए फार्मर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जो फार्मर होता है, कृषक होता है, इंडियन कृषक है, वो क्या होता है, भारतीय जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका बैकबोन होता है, एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी होता है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन फार्मर lives in the village, lives in the village मतलब भारतीय कृषक कहाँ रहता है, उसका जो एकोमोडेशन है वो कहाँ पर है, इन द विलेज मतलब गाँवों में है। कहाँ पर है, गाँवों में। जो भारतीय किसान है वो गाँव में रहता है, आपको पता है, अर्बन में थोड़ी रहेगा, रूरल एरियाज में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण परिवेश है उसी में रहेगा। तो इसमें देखिए ये भी लिखना जरूरी होता है, इंडियन फार्मर लिव्स इन द विलेज मतलब गाँव में रहता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, जनरली he lives in a hut मतलब सामान्यतः वो एक हट में रहता है, झोपड़ी में रहता है। तो सामान्यतः कहां पर रहता है, एक हट में रहता है, झोपड़ी में रहता है। he lives a very simple and hard life मतलब वह साधारण जीवन जीता है और हार्ड लाइफ भी होती है उसकी, मतलब कठिन जीवन भी होता है। He goes to his field early in the morning मतलब वह अपने खेत में प्रातःकाल जल्दी जाता है। इसको फुल स्टॉप को थोड़ा सा हटा करके लिख दो, विथ हिज ब्लॉक्स मतलब अपने बैलों को लेकर के कहां पर जाता है, अर्ली इन द मॉर्निंग में खेतों में चला जाता है। He works there मतलब वह वहां पर क्या करता है, वर्क करता है, कार्य करता है। He plows his field वह अपने खेत को जोतता है, अपने खेत को क्या करता है, प्लो करता है मतलब जोतता है। At noon
ही टेक्स एट नून, ही टेक्स फूड, और दोपहर में क्या करता है, भोजन करता है। एट नून ही टेक्स फूड। फिर इसके बारे में लिखो, अगेन ही वर्क्स टिल इवनिंग, और वह फिर शाम तक वहां पर कार्य करता है। टिल का मतलब क्या है, यहां पर तक है, शाम तक कार्य करता है। ही कम्स बैक होम, वापस वह घर लौटता है, वापस घर आता है। ही पासेज द टाइम विद हिज फैमिली मेंबर्स, और परिवार के मेंबर्स के साथ में, परिवार के सदस्यों के साथ में क्या करता है, अपना टाइम पास करता है, समय गुजारता है। फिर देखिए मोस्टली लाइन है ये, देर आर मैनी थिंग्स, देर आर मैनी थिंग्स, मतलब कई वस्तुएं हैं। देर आर मैनी थिंग्स दैट नीडेड, मतलब जिनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। दैट नीडेड कौन कौन सी वस्तुएं हैं, फॉर ए बेटर हार्वेस्ट, फॉर ए बेटर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब कृषि होता है, कृषि करना, समझ गए। तो कृषि करने के लिए, सब अच्छी कृषि के लिए बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता होती है, फुल स्टॉप। इसके बारे में लिख दीजिए आप, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, गुड सीड्स, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स करना, एंड मैनी अदर थिंग्स, देखिए इसको समझना आप पहले। देर आर मैनी थिंग्स दैट नीडेड फॉर ए बेटर हार्वेस्ट, कई वस्तुएं हैं जो अच्छी कृषि करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है, जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का मतलब खाद होता है। क्या मतलब होता है, खाद। केमिकल यानी रासायनिक खाद है। इसके अलावा गुड सीड्स, अच्छा बीज है, अच्छे बीज की भी आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, ट्यूबवेल्स की भी आवश्यकता होती है, एंड मैनी अदर थिंग्स, और अन्य भी वस्तुएं हैं जिनकी आवश्यकता होती है। उतार लीजिए एक बार, फिर आगे लिखते हैं। नोट करते रहिए आप, इसको उतारते रहिए। आगे देखिए 2 लाइन्स और बची हैं, वो और लिख देता हूं मैं, फिर अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये। He is not able to buy all these things, मतलब वह सक्षम नहीं है इन वस्तुओं को खरीदने में, इन वस्तुओं को खरीदने में वह समर्थ नहीं है। He is taking
टेकिंग अप द चेंज स्लोली, वह धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है उसमें भी। स्लोली क्या है, धीरे धीरे उसमें भी ऐसा बदलाव हो रहा है। और ये आपका जो एन इंडियन फार्मर पर्सन पर है टॉपिक है ये कंप्लीट। देखिए एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, उतारते रहिए इसको आप। देखिए आपने लिखा था ही लिव्स इन ए वेरी सिंपल एंड हार्ड लाइफ, मतलब वह कठिन और साधारण जीवन जीता है। ही गोज टू हिज फील्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल जल्दी अपने खेत में जाता है, वो खेतों में जाता है। फील्ड मतलब एक खेत में जाता है अपना, एक ही उसका खेत होगा, फील्ड ही होगा यहाँ पर। विथ हिज ब्लॉक्स, अपने बैलों को लेकर के। ही वर्क्स देयर, वहाँ पर कार्य करता है। ही प्लोज हिज फील्ड, अपने खेत को प्लो करता है मतलब जोतता है, खेत जोतता है। इसके बाद में देखिए एट नून मतलब दोपहर। ही टेक फूड अगेन, ये देखिए एट नून ही टेक्स फूड मतलब दोपहर में क्या करता है, वो भोजन खाता है। अगेन ही वर्क्स टिल इवनिंग, फिर वह शाम तक क्या करता है, कार्य करता है। इसके बाद में देखिए ही कम्स बैक होम, वह वापस घर लौटता है। ही कम्स बैक होम, वह वापस घर लौटता है। ही पासेज द टाइम विथ हिज फैमिली मेंबर्स, और अपना समय किसके साथ में बिताता है, फिर भी परिवार के सदस्यों के साथ में, जो फैमिली मेंबर्स हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, उनके साथ में बिताता है। देयर आर मैनी थिंग्स, वहाँ पर क्या है, कई ऐसी चीज़ें हैं मतलब वस्तुएं हैं जिनको आवश्यकता होती है उसको, जो अभी बताया आपको, कृषि के लिए आवश्यकता, अच्छी खेती करनी है तो ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जो रासायनिक खाद, उर्वरक खाद हैं, गुड सीड्स, अच्छे बीजों की, ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल आदि, मतलब ट्यूबवेल की भी आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखिए एंड मैनी अदर थिंग्स, और बहुत सारी वस्तुएं हैं। इसके बाद में लिखा आपने ही इज नॉट एबल टू बाय ऑल दीज थिंग्स, वह सक्षम नहीं है इन वस्तुओं को खरीदने में, सक्षम भी नहीं होता है। ही इज टेकिंग अप द चेंज स्लोली, धीरे धीरे उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो ये अपना एन इंडियन फार्मर, ये क्या है, कंप्लीट है, आपका टॉपिक है। तो कंप्लीटली है ये। 3 टॉपिक पर हमने चर्चा की आज, एन इंडियन फार्मर। और फर्स्ट टॉपिक अपना क्या था, ए पोस्टमैन। ए पोस्टमैन पर चर्चा की। इसके बाद में ए पोस्टमैन के बाद में किस पर चर्चा की, अभी ये एन इंडियन फार्मर है, ए पोस्टमैन है। इसके बाद में ए मॉर्निंग असेंबली पर भी चर्चा की हमने, जो प्रातःकाल जो प्रार्थना होती है, मॉर्निंग प्रेयर होती है, मॉर्निंग असेंबली, इस पर भी हमने क्या फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन तैयार किया। तो 3 फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन हमने इस वीडियो में तैयार किए। तो ये बिल्कुल सीधी लैंग्वेज में है आपके लिए, और मैंने एक एक लाइन का अर्थ आपको बताया है हिंदी में, तो आप समझते रहिए, उतारते रहिए ये सब, और नोट करते रहिए होमवर्क में अपने में। और नहीं, अगर फिर भी कोई लाइन समझ में नहीं आती है तो बताने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। और आप पढ़ते रहिए, हम ये चाहते हैं जिससे आपका ही क्या हो, भला हो। ओके, थैंक्स।